ऐसा नहीं है कि इथेनॉल सिर्फ हमारी कंट्री में यूज हो रहा है, कई सारी कंट्रीज हैं ग्लोबली जो इथेनॉल को यूज कर रही हैं। तो आप लोगों ने कई बार ऐसे बयान सुने होंगे कि दूसरी कंट्रीज को देखो, उनको फॉलो करो, वो लोग कितना इथेनॉल यूज कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से बच रहे हैं, वो काफी आगे हैं, हमें भी वही सब करना चाहिए। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन इस तरह की बातें जब आप क्रॉस चेक करने जाओगे तो कुछ और निकल के आता है मेरे प्यारे। मैंने करी क्रॉस चेक, मैंने करी। इंडिया से बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, वहां पर इथेनॉल है। देखते हैं, चाइना ने 2020 में E10 ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। लॉन्च ही किया है बस, उसको लागू नहीं कर पाए ये लोग कभी भी। क्यों? क्योंकि उनके रीजन अलग थे। हालांकि उनके पास इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं थी, कॉर्न के जो प्राइसेस थे वो भी हाइक हो गए थे, और साथ में उन लोगों ने वो किया जो एक्चुअली उन्हें करना चाहिए था। वो लोग ईवी की तरफ, इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। चाइना में इस समय पर जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उनमें से आधे से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती हैं, जो कि असल में हमें भी करना चाहिए था, और हम 3-4 साल पहले तक कर भी रहे थे। अगर आपने नोटिस किया हो तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, पेट्रोल डीजल सीएनजी को इग्नोर करके। लेकिन उसके बाद में अचानक से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग आ गई और हमारा ध्यान इलेक्ट्रिक से हट के इथेनॉल ब्लेंडिंग पे चला गया। हमारा ही ध्यान क्या, सरकार का ध्यान, सबका ध्यान उधर ही चला गया, जबकि हमें पुश करना ही चाहिए था इलेक्ट्रिक की तरफ। खैर, वो टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। तो चाइना में इस समय पर जो फ्यूल अवेलेबल है वो E10 है या E10 के नीचे का है, जबकि हमसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है वो। और अगर वो चाहता तो वो इथेनॉल इंपोर्ट भी कर सकता था, और चाहता तो मेरी विश्वास मानो बना भी सकता था, अगर इतना ही फायदेमंद होता इथेनॉल तो। चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है यूएसए। और यूएसए सिर्फ सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट ही नहीं, यूएसए इथेनॉल बनाने वाला और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला भी देश है। यूएसए में 1896 में 1896 में हेनरी फोर्ड ने जो पहली गाड़ी बनाई थी क्वार्टरी साइकिल, वो इथेनॉल पर ही चलती थी। 1908 में उन्होंने फोर्ड की मॉडल टी बनाई थी, वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर चलती थी। यूएसए की सड़कों पर लाखों फ्लैक्स गाड़ियां चल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला देश होने के बावजूद भी यूएसए में E10 चलता है। E10, E20 नहीं चलता, E25 नहीं चलता। हमारे यहाँ तो E25 की टेस्टिंग तक चालू हो गई, E10 चलता है। और वो भी कैसे चलता है? यूएसए में 2010 में ये फैसला लिया गया कि 2007 या उसके बाद में जो भी गाड़ियां बनी हैं उनमें E15 पेट्रोल डाला जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पेट्रोल पंप्स पे E15 मिलने लगा। इन लोगों ने बोला पेट्रोल पंप वालों से कि अगर आपके पास डिमांड आती है E15 की तो आप सप्लाई लेना, वरना मत लेना। ठीक है, और उनको साथ में डायरेक्शन दिए कि अगर कोई गाड़ी 2007 से ज्यादा पुरानी है तो उसमें E15 पेट्रोल मत डालना, क्योंकि वो खराब हो सकती है। इस तरह के डायरेक्शंस हमारे आए नहीं आए, इसको कहते हैं इंप्लीमेंट करना चीजों को। किसी को फोर्स नहीं किया, ना कस्टमर को और ना ही पेट्रोल पंप डीलर को कि E15 लो, E15 डालो। कैसे नहीं डालोगे? डालो डालो डालो, बिल्कुल नहीं करा। लोगों ने E15 वहां एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी चॉइस उन्होंने E10 ही रखी, और अभी भी यूएस में E10 ही चल रहा है। कुछ कुछ जगह पे आपको E15 मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी कौन सी आसमानी ताकत थी, ऐसी कौन सी एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक सोच थी जो चाइना और यूएसए नहीं दिखा पाए, हमने दिखा दी, वो भी सीधे E20 और E25 तक जाके। जापान 2003 में इन्होंने 3% ब्लेंडिंग शुरू कर दी, वो भी इसीलिए क्योंकि 3% ब्लेंडिंग से इनकी गाड़ियों में कुछ भी नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए 3% ब्लेंडिंग शुरू करी थी, और अभी भी 3% ब्लेंडिंग ही है। पे आते हैं हम, जो 20 पर चल रहे हैं, 25 पर जल्द आ जाएंगे, और शायद 2030 या 32 तक 30 पे चले जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन की कोई बात मत करना, वो बिल्कुल हमें नहीं आता, हमें सिर्फ मुंह बंद करना आता है, वो भी जबरदस्ती और डिफेमेशन लगाने की धमकी देकर। और सुनो, जर्मनी जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, गाड़ियों का एक्सपर्ट माना जाता है, वहां पर 2009 में इथेनॉल 5 को स्टैंडर्ड किया गया था, और उसके बाद में 2011 में आके E10 को E10 को स्टैंडर्ड नहीं किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वहां की जनता ने E10 एक्सेप्ट नहीं करा, वहां पर E5 चलता है। तो भाई, इस पूरे ब्रह्मांड कह लो या दुनिया कह लो अपनी वाली, उसके जो टॉप 5 ऑटोमोबाइल मार्केट है उनमें से 4 E10 चला रहे हैं मैक्सिमम, या E5 चला रहे हैं।
या E3 चला रहे हैं और हम अकेले E20 पर चल रहे हैं। आप खुद देख रहे हो। अच्छा, ये लोग अपने बयान में जो मंत्रीगण हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ब्राजील का बड़ा जिक्र करते हैं, ब्राजील ने ऐसा करा, ब्राजील ने वैसा करा, हमें ब्राजील से कुछ सीखना चाहिए, ये और वो। पता है आपको, ब्राजील ने 1931 में 5% ब्लेंडिंग शुरू करी थी और 2015 में आके 27% ब्लेंडिंग करी है। मतलब कि 84 साल, 84 ईयर्स लिए हैं ब्राजील ने 5% से 27% तक पहुंचने में। और अभी भी आपको वहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएंगी पेट्रोल पंप पे कि भाई जो डलवाना वो डलवा लो। इतनी अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन करने के बावजूद भी इनको 84 साल लगे, 84 ईयर्स लगे। और हमें कितने लगे पता है आपको? 2003 में हमारे यहाँ E5 चालू किया गया था, अगर आपको नहीं पता हो तो। उसके बाद में 2022 में, मतलब कि 21 साल बाद, E5 से हम E10 पे पहुंचे। E5 से E10 पहुंचने में हमने 21 साल लगा दिए और E10 से E20 पहुंचने में हमने 3 साल लिए, मात्र सिर्फ 3 साल। दूसरे देश जिनका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो 84 साल ले रहे हैं और हम 3 साल ले रहे हैं E10 से E20 पहुंचने में, और फिर कह रहे हैं हमने कोई रातों रात डिसीजन नहीं लिया है, हमने खूब जांच करी है, हमने ये करा है वो करा है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे मंत्रीगण यूज कर लेते हैं, ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सी रिसर्च है जो इनको अलग बताती है और बाकी देशों के एक्सपर्ट्स को कुछ अलग बता रही होती है। बाकी देशों में यही इथेनॉल यूज करने से उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, हमारे देश में क्यों नहीं होती खराब? और मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर E20 पेट्रोल से E5 गाड़ियां और E10 गाड़ियां खराब नहीं होती हैं तो फिर आपने E20 गाड़ियां क्यों बनाना शुरू करी? फिर तो चलने देते E5 और E10 गाड़ियां ही। आपने E20 गाड़ियां लॉन्च ही क्यों करी जब कोई दिक्कत ही नहीं थी? तो भाई ये सब नाटक चल रहा है यहाँ पे कुल मिला के, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये जानकारी आपको अभी तक पता थी या नहीं पता थी। और मुझे नहीं पता कि अभी आगे क्या होने वाला है, कोई प्रोटेस्ट होगा नहीं होगा, और होगा तो उससे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी मेंटली और हर तरह से रेडी है अब किसी भी तरह के प्रोटेस्ट और किसी भी तरह के अपोजिशन को झेलने के लिए। तो E10 पेट्रोल इन्हें अवेलेबल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हालांकि देखो सही बताऊं तो प्रैक्टिकली E10 और E20 पेट्रोल एक ही पेट्रोल पंप पर अवेलेबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हर जगह पर, लेकिन हाँ जितना ये लोग कर सकें इन्हें करना चाहिए। हर किसी पेट्रोल पंप पर ऐसा नहीं कर सकते, बट जिन जिन जगह पर किया जा सकता है वहां पर E10 पेट्रोल देना शुरू करना चाहिए। जिस तरह से हाई ऑक्टेन पेट्रोल आप देते हो एज अ चॉइस, वैसे ही E10 एज अ चॉइस आप कहीं कहीं दे सकते हो। उससे कहीं नहीं तो कुछ नहीं तो आपका विरोध कम होगा और चीज़ें थोड़ी ईजी बनेंगी। बाकी तो इस वीडियो में तो इतना ही है। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।